मित्रों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग महा मैराथन क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं एनईपी, एनसीएफ और आरटी एक्ट पर। आज जितने प्रश्न इनसे बन सकते हैं सारे प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। आए हुए प्रश्न, संभावित प्रश्न, सब पर चर्चा किया हुआ है। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। अब इसमें पहला प्रश्न कह रहा है एनईपी 2020 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। तो एनईपी 2020 को कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दिया और 34 साल जो पुराना आपका नई शिक्षा नीति था एनईपी 1986, इसको क्या किया, बदल दिया। तो कौन सा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनईपी 2020 के अध्यक्ष की बात कर रहा है। तो इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन जो है आपके एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे और इन्हीं की अध्यक्षता में यह नीति तैयार हुई थी। अगला, 10+2 के स्थान पर अब कौन सा नया शैक्षणिक ढांचा लागू किया गया है। देखिए, 10+2 का जो ढांचा था एनईपी 1986, उसके जगह पर अब 5, 3, 3 और 4, कौन सा, 5, 3, 3 और 4, यह नया ढांचा तैयार किया गया है। इसकी कंडीशन आपको हम बताएं। इसमें जो 5 साल है, 5 साल आपका होता है फाउंडेशन चरण, फाउंडेशन स्टेज। उसके बाद जो 3 साल है ये आपका है प्रिपरेटरी, और फिर 3 साल जो है ये आपका है मिडिल स्टेज। उसके बाद जो 4 है ये 4 साल है आपका सेकेंडरी। तो ये आपके स्टेज हैं, कौन कौन से, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज, जो कि नए शिक्षा नीति में लागू किया गया है। और एनईपी 1986 में क्या था, 10+2 था, तो उसकी जगह पे अब 5, 3, 3, 4 कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर है सवाल आपका, एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। हम लोग बाल विकास सीडीपी में पढ़ रहे हैं कि मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बच्चा क्या करता है, टीचर के साथ जुड़ाव महसूस करता है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा 5 तक। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या रखा गया है। शिक्षा विभाग, कौशल विभाग, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। पहले एमएचआरडी था, अब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है मंत्रालय का संबंध किससे, डायरेक्ट शिक्षा से और शिक्षा सीखने से, तो एक तरीके से जोड़ना है शिक्षा से। परख, परख क्या है, एक नया स्कूल, बिल्कुल गलत। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और आपका एक डिजिटल लाइब्रेरी। तो कौन सा, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख का मतलब होता है परफॉर्मेंस, पी का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस। उसके बाद ए का मतलब होता है असेसमेंट। फिर आपका आर है, आर का मतलब रिव्यू। फिर आपका ए है, ए का मतलब एंड एनालिसिस, जोड़ दीजिए एनालिसिस। उसके बाद के है, के का मतलब नॉलेज, नॉलेज। उसके बाद एच है, एच का मतलब हुआ होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ, अब देखिए यहाँ ऑफ जोड़ दिया जाता है, ऑफ नॉलेज फॉर
होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये परख का पूरा फुल फॉर्म है। और परख क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। अगला, एनईपी 2020 में जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य है? और शिक्षा पर जो खर्च करने का लक्ष्य है 6% है आपका। पहले कितना होता था? पहले 4 और ये अब 6% हो गया है। नेक्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू हो जाती है? अब देखिए कक्षा 5 तक हम लोग क्या किए? कक्षा 5 तक अपना फाउंडेशन जड़ मजबूत किए। तो व्यावसायिक उसके आगे से होगी कौन सी कक्षा? कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक कौशल के बारे में शुरू हो जाता है पढ़ाना। अगला है 5334 में फाउंडेशनल स्टेज। अभी हमने कहा था कि कितने वर्ष तक है? 5 वर्ष तक आपका कौन सा स्टेज लगेगा? फाउंडेशनल स्टेज। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितने वर्ष की है? तो आपका 5 वर्ष। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीईआर को 50% तक ले जाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? और ये रखा गया है 2035 तक। भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या वर्तमान से दोगुनी कर दी जाएगी। अगला, आज एक भी प्रश्न न तो एनसीएफ से छूटेगा, न तो आरटीई से छूटेगा और न ही एनईपी से छूटेगा। पूरा हम लोग मैराथन वीडियो बनाएंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न जो होंगे इसी वीडियो से ही आ जाएंगे। अगला कह रहा है बाल वाटिका का संबंध किस आयु वर्ग से है? 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका संबंध बाल वाटिका से है। इन्हें कक्षा 1 के पहले आधार माना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मिशन में निपुण भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, खेल शिक्षा, कोडिंग सिखाना, विदेशी भाषा सिखाना। जो निपुण भारत लक्ष्य है इसका लक्ष्य है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, मतलब गणित और भाषा, 2 चीज बच्चे को आनी चाहिए, तो इसी पे ले जाता है। अगला, एनईपी 2020 के तहत एमफिल को लेकर क्या निर्णय लिया गया? देखिए जो एमफिल को लेकर निर्णय लिया गया था उसमें कहा गया था कि एमफिल को अब हम समाप्त कर देंगे और इसके जगह पे जो स्नातक छात्र हैं या मास्टर छात्र हैं वो सीधे क्या करें? पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल को समाप्त कर दिया गया और पीएचडी, एमएससी, बीएससी के बाद जो है आप पीएचडी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था कौन सी होगी? देखिए उच्च शिक्षा के लिए जो नियामक संस्था है वो आपकी HECI है। H का मतलब क्या है? H का मतलब होता है हायर। उसके बाद E है, E का मतलब होता है एजुकेशन। फिर आपका क्या है? C है, C का मतलब होता है कमीशन। उसके बाद I है, I का मतलब क्या होता है? इंडिया। अब देखिए HECI का मतलब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसके हाथ में पूरा नियामक का कार्य दे दिया गया है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर दिया गया है 5334 मॉडल स्टेज, मिडिल स्टेज। जो मिडिल स्टेज है, मिडिल स्टेज कौन सा है? आपका 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को हम लोग मिडिल स्टेज कहते हैं। और इसमें कितने साल? 3, 6, 7, 8 तो कक्षाओं को कवर करता है। तो कक्षा 6 से 8 तक। ठीक, और इसमें क्या करता है? बच्चा अमूर्त अवधारणाओं को सीखता है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाई जो कक्षा 6, 7, 8 में है तो वो कैसा सीखेगा? अमूर्त ही सीखेगा, क्योंकि हम लोग उसको मातृभाषा में मूर्त में तो देते हैं कक्षा 5 तक। उसके बाद 6, 7, 8 में उसको मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कब तक अनिवार्य हो जाएगी? देखिए इस पे चर्चा हो रही है और 2030 तक इसे लागू करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न,
एनईपी 2020 में विदेशी भाषाओं जैसे कोरियन, जापानी, फ्रेंच को किस स्तर पर सिखाने की अनुमति है? और ये माध्यमिक स्तर पर सिखाने की अनुमति है, कक्षा 9 से। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ जो है कि स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका जो स्थापना का उद्देश्य था, ये एनआरएफ जो है शोध और अनुसंधान से रिलेटेड है, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ फिर आ गया 5334 मॉडल में प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? जो आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कक्षाएं क्या है शामिल है, तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक। इसका जो स्तर होगा, हल्का पाठ्यक्रम होगा, गणित और भाषा पर जोर दिया जाएगा, इसी उद्देश्य से बनाया ही गया है। नेक्स्ट, ई कोर्स को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा? देखिए ई कोर्स की बात कर रहे हैं और ये एनईपी में 8 भाषाओं में कहा गया है, कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आरटी एक्ट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? अब देखिए आरटी एक्ट की हम लोग बात करते हैं और आरटी एक्ट बन गया था, मसौदा तैयार हो गया था 2009 में, लेकिन लागू हुआ था 2010 में, इसलिए जो लागू की बात कर रहा है तो हम लोग 2010 लगाएंगे। और लेकिन इसको कहते क्या है? आरटी एक्ट 2009 ही बोलते हैं, लेकिन लागू 2010 में हुआ था, तो इतना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन में आप लोग 2009 ही लगा के चले आते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? देखिए शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है अनुच्छेद 21A में, और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, कौन सा ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आरटीई के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चे को कैसी शिक्षा का अधिकार है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का, अर्थात कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसका मतलब मुफ्त का कोई फीस नहीं, अनिवार्य मतलब जरूरी। आरटीई 2009 में प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक का जो अनुपात है, क्या निर्धारित किया गया है? देखिए ये निर्धारित किया गया है प्राइमरी स्टेज पे आपका 30 पर 1, तो यहाँ 30 पर 1 है आपका, 30 बच्चों पर 1 शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आरटीई के तहत निजी स्कूल में गरीब बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? ये आपको 25% सीटें आरक्षित की गई हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समाज के जो कमजोर व्यक्ति हैं, समाज के कमजोर व्यक्ति, उनके लिए ये सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? देखिए उच्च प्राथमिक स्तर में जो छात्र शिक्षक अनुपात है आपका 35 है, ये अपर प्राइमरी का है। अभी हम लोगों ने प्राइमरी का चर्चा किया था, कितना है? 30 पर 1 टीचर प्राइमरी के लिए, और अपर प्राइमरी के लिए 35 छात्रों पर 1 टीचर का होना बहुत जरूरी है, किसके अनुसार? आरटीई 2009 के अनुसार। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए 1 वर्ष में कितने कार्य दिवस हैं, वर्किंग डेज अनिवार्य हैं? देखिए प्राइमरी स्तर पर कितना है आपका? प्राइमरी स्तर पर 200 दिन कम से कम स्कूल खुलने चाहिए, तो कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए शिक्षक के लिए 1 वर्ष में कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? अब उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 220 दिन, कौन सा? सी ऑप्शन। मतलब प्राइमरी के लिए कितना? प्राइमरी के लिए आपका है
200 दिन, और अपर प्राइमरी के लिए है कितना, 220 दिन। ये प्रश्न आते हैं, आए हुए प्रश्न भी हैं, तो इनको बहुत ध्यान से, क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल हैं, इनका क्या होता है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आप गलत कर जाएंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो देखिए। अगला कह रहा है, एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य घंटे तैयारी, अब घंटों में कह रहा है, कितने कार्य घंटे निर्धारित है, तो आपका 45 घंटे, 45 आवर्स। नेक्स्ट, आरटीई के अनुसार किस आयु के विकलांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है? देखिए, 6 से 14 वर्ष तो आपके सामान्य जो बालक हैं उनको जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन जब विकलांग बच्चों की बात होगी तो 6 से 18 वर्ष आईटी कहता है, तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही होगा, 6 से 18 वर्ष के बच्चों को विकलांग में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अगला, नेक्स्ट आपका है, स्कूल प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक होने चाहिए? तो देखिए, अभिभावक की बात कर रहा है तो 75% अभिभावक हो जाएंगे, अर्थात कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एसएमसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए? तो महिलाओं का जो है 50% होना चाहिए, कौन सा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। देखिए, हर एक प्रश्न को देखिए, हम लोग ऐसा है ही नहीं कि कोई प्रश्न आपसे छूटे, प्रश्नों के माध्यम से आपका उत्तर लेके आए हैं, चाहते तो हम लोग वहीं बता देते, लेकिन प्रश्न के माध्यम से लाए हैं, जिससे कि आपके मस्तिष्क में एकदम से बैठ जाए कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50%, अभिभावक का प्रतिनिधित्व 75%। अगला प्रश्न आपका है, आरटीई की किस धारा के अनुसार शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं? अब यहाँ पर धारा 28 कहती है कि जो सरकारी टीचर हैं, सरकारी शिक्षक हैं, वो निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि नहीं कर सकते हैं, कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न देना किस धारा के तहत प्रतिबंधित है? और ये धारा 17 है। अभी हमने धारा 28 बताया टीचर के लिए कि टीचर सरकारी जो होते हैं वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन धारा 17 किससे रिलेटेड है? बच्चे को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न देना। अगला, प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हों तो क्या व्यवस्था होगी? वही 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक हो जाएंगे, 1 से 50 तक, क्योंकि 150 छात्र होने पर एक पूर्णकालिक हेडमास्टर का प्रावधान है, तो 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट, बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर कितना जुर्माना लग सकता है? 10,000, 50,000, 1 लाख या उससे अधिक रुपए लग सकता है, तो कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, आरटी 2009 के अनुसार बच्चे का प्रवेश किस आधार पर होना चाहिए? स्क्रीनिंग टेस्ट, आयु प्रमाण पत्र, आयु के अनुसार और माता पिता का साक्षात्कार, किसके अनुसार? आयु के अनुसार होना चाहिए। या 10 साल का बच्चा कभी स्कूल न जाए तो क्या करेंगे? उसके हिसाब से हम लोग उसे कक्षा 5 में करा सकते हैं, तो आयु के अनुसार किया गया है ना, तो डायरेक्ट हम लोग कक्षा 5 में उसका एडमिशन करा सकते हैं, अगर बच्चे में योग्यता है तो, नहीं है तो फिर अपना धीरे धीरे पढ़ाएंगे। तो जो निर्धारित है वो आयु के अनुसार, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालय बच्चे के घर से कितनी दूरी के भीतर होना चाहिए? और ये है आपका 1 किलोमीटर, क्योंकि जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पैदल चलने योग्य होते नहीं, बहुत ज्यादा दूर होगा तो कैसे पैदल चल पाएंगे, इसलिए जो प्राइमरी विद्यालय है वो बच्चे के 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8 की दूरी कितनी होनी चाहिए? और ये दूरी कितनी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3 किलोमीटर, अर्थात सी ऑप्शन सही। प्राइमरी के लिए ये दूरी निर्धारित की गई है और अपर प्राइमरी के लिए
ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट, आरटी 2009 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो 38 धाराएं हैं टोटल, और अध्याय की संख्या कितनी है? 7। तो कौन सा ए ऑप्शन आपका सही होगा? 38 धाराएं, 7 अध्याय। और यह अधिनियम पूरी तरीके से कानूनी संरचना पर है, जिसमें एक अनुसूची भी शामिल है, एक अनुसूची भी है। अब हम यहाँ नहीं बताना चाहते, शायद आगे प्रश्न होगा। अगला, एनसीएफ 2005 किसके द्वारा तैयार किया गया था? एनसीएफ 2005 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका उत्तर जो है आपका होगा एनसीईआरटी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीईआरटी को हम लोग कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है क्या है? शिक्षा सबके लिए, शिक्षा बिना बोझ के। कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा, लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका जो उद्देश्य था वो रटने के दबाव को कम करना था, याद करने के दबाव को कम करना था, और सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाना था। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में क्या शामिल नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये शामिल है। रटंत प्रणाली से मुक्त, ये एनसीएफ 2005 कहता ही है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, यही नहीं कहता। परीक्षा को लचीला बनाना भी कहता है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि एनसीएफ 2005 ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना भी कहता है, रटंत प्रणाली को मुक्त करना भी कहता है, परीक्षा को लचीला बनाना भी कहता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा की बात नहीं करता, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। अब देखिए, शिक्षक को तानाशाह नहीं, मित्र, सुविधादाता सबसे अच्छा है। सुविधादाता के रूप में मित्र हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ जब सुविधादाता है तो इसमें सब कुछ समाहित है, उपदेशक भी, मित्र भी, सब कुछ समाहित। तो सुविधादाता के रूप में कहता है एनसीएफ 2005। शिक्षक को बच्चे को ज्ञान देने के बजाय ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे कि बच्चा जो है अपने आप सीख सके। वो बच्चे को जो है उसकी मातृभाषा, बच्चे को उसी के समाज, बच्चे को उसके वातावरण, इन तीनों के साथ ऐसा जोड़ दे और सामाजिक अंतरक्रिया कर दे कि जो डर की भावना होती है कि शिक्षक को देखकर बच्चे डर जाते हैं, वो भावना हट जाए, जिससे वो बच्चा क्या करे, अपने विचार टीचर के सामने रख सके और टीचर उसकी समस्या का हल निकाल सके। तो सुविधादाता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को होना चाहिए। तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण के लिए किस फार्मूले का समर्थन किया गया है? देखिए, जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 जो है त्रिभाषा सूत्र की कार्यक्रम देता है। कौन सा? त्रिभाषा सूत्रीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में क्या था? सबसे पहले आपका मातृभाषा है, उसके बाद आपकी आधुनिक भाषा है, फिर आपका आधुनिक भाषा, तीसरा है आपका विदेशी भाषा। अब देखिए, हम लोग मातृभाषा में बच्चे की भाषा, जो बच्चे के समाज की भाषा होगी उसको शामिल करेंगे। आधुनिक भाषा में हिंदी को शामिल कर सकते हैं, और विदेशी भाषा में जैसे इंग्लिश हो उसको शामिल कर सकते हैं। तो ये है त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम। नेक्स्ट,
एनसीएफ 2023 स्कूली शिक्षा के लिए का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था? एनसीएफ जो है 2020 का जो एनईपी 2020 बना था, किसने बनवाया था? कस्तूरी रंगन ने। और इन्हीं की अध्यक्षता में एनसीएफ 2023 का मसौदा तैयार हुआ था। तो कौन सा आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, रटने पर तो देता नहीं, अनुशासन पर ही नहीं, परीक्षा पर नहीं, लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखने पर जब बच्चा प्रयोग करेगा गतिविधि को सीखेगा और वह ज्ञान स्थायी होता है, इसलिए करके सीखने पर जोर दिया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहाड़े याद करना? बिल्कुल नहीं। बालक के चिंतन का गणितीकरण करना, यही आपका सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण है? यह बच्चे को डांटने के लिए नहीं, बच्चे की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, इसलिए त्रुटियों का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है बिना भेदभाव के शिक्षा, भेदभाव के शिक्षा। तो कौन सा ऑप्शन? यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, केवल है इसलिए गलत। सभी बच्चों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना सही हो जाएगा। मेधावी बच्चों के लिए नहीं होता, अलग कक्षाओं में शिक्षा नहीं होता है, बिना किसी भेदभाव के साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना आपका समावेशी शिक्षा है। एनसीएफ 2005 का जो भाषाई अनुवाद संविधान की किस अनुसूची की सभी भाषाओं में किया गया है? इसमें थोड़ा सा देखिए प्रश्न क्या है। एनसीएफ 2005 का भाषाई अनुवाद संविधान की किस अनुसूची की सभी भाषाओं में किया गया है? तो कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा? 8वीं अनुसूची। आंसर आपका 8वीं अनुसूची है। इसमें कितने हैं? 22 भाषा शामिल किए गए हैं यहाँ सभी भाषाओं, अनुसूची की सभी भाषाओं में, तो इसमें 22 भाषा शामिल हैं। और जो एनसीएफ है उसका एक मैसेज संदेश क्या था? इसमें सभी तक, हर क्षेत्र तक पहुंचाना था इस लक्ष्य को। अगला, एनसीएफ 2005 के अनुसार शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? अब देखिए, केवल प्रवचन बिल्कुल गलत, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण सबसे सही है किसके लिए? शांति शिक्षा के लिए। और एनसीएफ 2005 यही कहता भी है। आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? कलाकार बनना, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। जो कला शिक्षा है उसको इसलिए जोड़ा गया है कि बच्चे भारत की विविध कलाओं को और उनके परंपराओं को जाने और उनको आपस में जोड़ सके। इस उद्देश्य से एनसीएफ 2005 का कला शिक्षा शामिल किया गया। एनसीएफ 2023 के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं साल में कितनी बार आयोजित की जाएंगी या जा सकती हैं? तो ये आपका है ऑप्शन 2 बार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। हम लोगों ने चर्चा किया बाल केंद्रित, तो कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा देना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो मूल्यांकन है कैसा होना चाहिए? सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से अनेक प्रकार की गतिविधियां होती हैं और अंत में नहीं बल्कि साल भर गतिविधि, लगातार मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति किस निबंध से मानी जाती है? सभ्यता और प्रगति, रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल ए ऑप्शन आपके सही है, क्योंकि इसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है सृजनात्मकता और आनंद, ये दोनों कुंजी बताया है, कीवर्ड बताया है। क्या? सृजनात्मकता और आनंद। और जो एनसीएफ 2005 है इसी पर आधारित है, सभ्यता और प्रगति।
कौन सा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षा को किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। एकीकृत उपागम, अलग विषय बिल्कुल गलत, यहाँ केवल है गलत, पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए। कौन सा ए ऑप्शन आपका सही है, एकीकृत उपागम के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। इसमें पर्यावरण को अलग से जोड़कर नहीं पढ़ाना चाहिए, विज्ञान और भूगोल के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे विज्ञान के बारे में भी जाने, अपने देश के भूगोल के बारे में जाने और साथ ही पर्यावरण के बारे में सीखते जाएं। तो एकीकृत उपागम था वहां। नेक्स्ट, एनसीएफ 2023 फाउंडेशनल स्टेज के लिए कितने वर्ष का ढांचा प्रदान करता है। देखिए फाउंडेशनल स्टेज हम लोगों ने चर्चा किया कितने, 5 वर्ष। तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसमें कक्षा 2 तक शामिल है, कक्षा 1 और 2। नेक्स्ट है आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रिभाषा सूत्र में पहली भाषा क्या होनी चाहिए। पहली भाषा उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा आधुनिक होनी चाहिए और तीसरी होनी चाहिए कैसी, विदेशी, जिसमें अंग्रेजी शामिल है, आधुनिक में हिंदी शामिल है। नेक्स्ट, एनईपी 2020 के तहत G20 की तर्ज पर कौन सा नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया। और इसमें एनईपी में तैयार किया गया था आपका NCFSE, बिल्कुल NCFT, NCFFS, बिल्कुल उपयुक्त सभी जो हैं, इसमें पूरे तीनों हैं आपके फाउंडेशनल, टीचर और सबके बारे में बात करी थी, चिल्ड्रेन के बारे में भी। तो टोटल जो है फ्रेमवर्क बनाने की बात की तैयार किया गया था किसके माध्यम से, NCFSE, NCFT और NCFFS के माध्यम से। अगला, RT 2009 किस धारा में एसएमसी का वर्णन किया हुआ है। तो ये है धारा 21, इसमें एसएमसी का वर्णन है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। निपुण का पूर्ण रूप क्या है, हम लोग अभी चर्चा किए थे। निपुण को क्या कहते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो कौन सा आपका ए ऑप्शन ही सही है। और इसमें क्या है, 2026 से 27 तक हर एक बच्चे को निपुण बनाना है, अर्थात निपुण लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करना है। नेक्स्ट, एनईपी 2020 में ए का मतलब असेसमेंट किस शब्द से है। अब यहाँ सफल परख, ये जो परख है इसी में असेसमेंट है। हमने परख का पूरा फुल फॉर्म बताया ही है। तो आप लोग कौन सा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। कितने वर्ष है, 6 वर्ष। नई जो नीति है इसको आने में, कक्षा 1 तक आने में बच्चे को 6 वर्ष गुजार देना पड़ेगा। इससे पहले बच्चा क्या करेगा, इससे पहले बच्चा प्री स्कूल में समय बिताएगा। तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आरटी 2009 में एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने घंटे पढ़ाया जाना अनिवार्य है। अब देखिए घंटे की बात कर रहा है, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पे टोटल 800 घंटे की बात की गई है। तो कौन सा, ये प्राइमरी स्तर पे की गई है। प्राइमरी स्तर पर आपका 800 घंटे, 1000 घंटे की बात करी गई है उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे की बात कही गई है, प्राइमरी स्तर पर 800 घंटे की बात करी गई है। तो क्लियर हो जाइए, यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर कह रहा है इसलिए आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है और ये प्राइमरी के लिए आपका ए है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए न्यूनतम घंटे कितने हैं, 800। अभी हम लोगों ने चर्चा ही किया। उच्च प्राथमिक के लिए 1000 घंटे। अगला, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है। नागरिक तैयार करना, आलोचनात्मक सोच विकसित करना,
रटाना तो हो नहीं सकता, केवल है तो हो ही नहीं सकता। देखिए एनसीएफ जो 2005 है, इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान का मूल लक्ष्य क्या है? आलोचनात्मक सोच विकसित करना, न कि पूर्ण रूप से नागरिक। जब आलोचनात्मक सोच विकसित हो जाएगी तो वह व्यक्ति नागरिक बन ही जाएगा। अगला, ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड का विस्तार किस नीति के बाद हुआ था? एनईपी 1986। जो एनईपी 1986 है, इसमें जो है ऑपरेशनल, इसके बाद ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड का विस्तार किया गया। इसमें चाक, टेस्टर और ब्लैक बोर्ड जैसे बात कही गई थी। तो कौन सा ए ऑप्शन आपका सही होगा? नेक्स्ट, यशपाल समिति 1993 का मुख्य सुझाव क्या था? भारी बस्ते का बोझ कम करना, कंप्यूटर शिक्षा निजीकरण, केवल अंग्रेजी। तो भारी बस्ते का बोझ कम करना यशपाल समिति का सुझाव था। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, एनईपी 2020 के अनुसार जेंडर इंक्लूजन फंड, जो इंक्लूजन फंड है किसके लिए है? केवल लड़कियों के लिए, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। यह फंड वंचित लिंग समूहों के लिए है। आरटी 2009 के तहत शिक्षकों की जो नियुक्ति है, नियुक्ति के लिए कौन सी परीक्षा अनिवार्य है? आप सब जानते हैं कि टेट के माध्यम से ही हम लोग शिक्षकों की परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। टेट और सीटेट भी है, ये सेंट्रल लेवल पे है, ये राज्य स्तर पर है। नेक्स्ट है आपका एनईपी 2020 में छात्रों के विकास के लिए किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड का सुझाव दिया गया है? 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड। वेरी गुड, ए ऑप्शन ही आपका सही है। इसमें शिक्षक, सहपाठी और छात्र स्वयं अपना मूल्यांकन करेंगे। कौन कौन से? शिक्षक, सहपाठी और छात्र स्वयं, 3 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में विविधता को किस रूप में देखा गया है? बाधा, संसाधन, चुनौती, समस्या। तो किसके रूप में? संसाधन के रूप में देखा गया है। मतलब बच्चे जो अलग अलग भाषा या अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, इसी को हम लोग विविधता बोलते हैं। और इसे एक बाधा के रूप में नहीं, समस्या के रूप में नहीं, चुनौती के रूप में नहीं, किसके रूप में? संसाधन के रूप में, संसाधन के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट आपका आरटी 2009 के अनुसार यदि किसी स्कूल में 200 से अधिक बच्चे हैं तो छात्र शिक्षक का जो अनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 40:1, अर्थात 40 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। कब? जब संख्या बढ़ जाएगी 200 से अधिक, 150 तक होगी तब। 150 तक है तो आप जो है 5 टीचर और एक प्रिंसिपल, प्राइमरी लेवल पे है तो 30 पे 1, और अपर प्राइमरी में है तो 35 पर 1। लेकिन अगर यही संख्या 200 प्लस भाग जाएगी तब टीचर शिक्षक का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 40:1 हो जाएगा। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से हम लोग ई लर्निंग पे आप बुक ले सकते हैं, मतलब टोटल ई लर्निंग सामग्री से है। दीक्षा पोर्टल किससे है? ई लर्निंग सामग्री। कौन सा? डिजिटल प्लेटफॉर्म, खेल पोर्टल, मेल का डाटा, परीक्षा परिणाम। कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है शिक्षकों के लिए? यहाँ पर ई लर्निंग सामग्री या क्यूआर से किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला, एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल के बच्चों के लिए बैगलेस डेज की संख्या कितनी है? देखिए 10 दिन टोटल संख्या निर्धारित की गई है। बैगलेस डे, इस दिन बच्चे क्या करेंगे? बिना बैग के स्कूल आएंगे और केवल अपने हस्तकला और कौशल के बारे में सीखेंगे। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, किस वर्ष तक सभी के लिए स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 2030 तक जो है स्कूल जाने वाले हर उम्र का जो बच्चा होगा स्कूल के अंदर हो, तो 100% सुनिश्चित किया गया है। निष्ठा, निष्ठा कार्यक्रम क्या है? स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये टीचर और
स्कूल प्रमुख जो हैं उनका प्रशिक्षण है। आरटी 2009 की धारा 13 के अनुसार क्या प्रतिबंधित है? ट्यूशन, प्रति व्यक्ति शुल्क, टेस्ट, शारीरिक दंड और बिना मान्यता स्कूल। शारीरिक दंड आपका 17 में आता है। यहाँ प्रति व्यक्ति शुल्क जो है ये प्रतिबंधित कर दिया गया है। और स्क्रीनिंग टेस्ट, कौन सा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में शिक्षा को माना गया है उत्पाद, प्रक्रिया, निवेश, व्यय। क्या माना गया है? शिक्षा एक प्रक्रिया है, न कि उत्पाद, न कि निवेश और न ही व्यय। यह प्रक्रिया है, जिसे दे दिया जाए वह जीवन भर चलता ही रहेगा। तो यह जीवन भर चलने वाली एक प्रोसेस में आ रही है शिक्षा इस समय। एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा से कोडिंग शुरू होगी? तो वो है आपका कक्षा 6 से हम लोग कोडिंग के बारे में शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आरटी 2009 के अनुसार एक स्कूल में कितने बच्चों पर एक प्रधानाध्यापक होगा? हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 150 से अधिक टीचर पे 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक होगा। स्वयं क्या है? स्वयं जो है आपका एक ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। एक स्कूल, एक एनजीओ और खेल संस्था। स्वयं जो है एक ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ छात्र बैठ के देश के बेहतरीन प्रोफेसर द्वारा ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। तो इसको आप लोग भी जानते रहिएगा, लागू भी करिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा क्या है? केवल इसलिए गलत एक नियमबद्ध रटने की और केवल गलत आपका एक नियमबद्ध प्रणाली को हम लोग भाषा मानते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या लाभ है? देखिए, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कह रहा है, इसका मतलब है कि अगर पढ़ाई के बीच छोड़ने पर भी प्रमाण पत्र न मिलना, बिल्कुल आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसको हम लोग क्रेडिट रिटेंशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? क्रेडिट रिटेंशन। इसमें बच्चा क्या है, अगर कोई बच्चा 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दे तो उसे कौन सा कोर्स, जैसे डिप्लोमा कर रहा है तो डिप्लोमा मिलेगा, या वह बाद में वहीं से फिर शुरू कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आपने बीए या बीएससी किया, अब आपने 2 साल किया, 1 साल आपका नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो आप जब भी फॉर्म डालेंगे तो वो 2 साल आपने पूरा कर लिया है तो फाइनल ईयर में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। तो पढ़ाई बीच में छोड़ने पर भी प्रमाण पत्र का मिलना। नेक्स्ट आपका आरटी के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवसाय में पढ़ना चाहिए? व्यावसायिक, समावेशी, स्कूल और घर पर शिक्षा। तो किसमें? आरटी के तहत विशेष आवश्यकता मतलब विकलांग बच्चों की बात कर रहा है, दिव्यांग बच्चों की बात कर रहा है, या इन्हें जिन्हें अलग से समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनकी बात कर रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग समावेशी शिक्षा में डालते हैं। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 किन परीक्षाओं में सुधार का सुझाव दिया गया है? एनसीएफ 2005 में किन परीक्षाओं में सुधार का सुझाव दिया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, केवल तो ये केवल वाले तो सही नहीं, कोई सुधार दिया नहीं। कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक कर दिया गया है एनसीएफ 2005 का। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे में बोर्ड परीक्षा का डर जो है वो कम होगा, इसलिए उन्होंने ये बड़ा निर्णय लिया है। तो कौन सा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एनईपी 2020 सतत और व्यापक मूल्यांकन के किस पक्ष पर जोर देती है? देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चे का लगातार मतलब वर्ष भर मूल्यांकन होना, और ये जो है रचनात्मक और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है आरटी 2009 भारत के किस राज्य में देरी से लागू हुआ? अनुच्छेद 370 हटने के बाद लागू हुआ। तो आप सब जानते ही हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर, क्योंकि जब अनुच्छेद 370 हटा उसके बाद यहाँ पर लागू हुआ। नेक्स्ट आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक क्या है? ज्ञान का भंडार नहीं, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता है, मार्गदर्शक है। शिक्षक का काम ज्ञान थोपना नहीं है, बल्कि छात्रों को सीखने का रास्ता जो है आसान बनाना है। अगला
एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल कॉम्प्लेक्स का विचार क्यों दिया गया? संसाधनों को साझा करने के लिए, स्कूल को बंद, फीस बढ़ाना, राजनीतिक नियंत्रण। तो ये तीनों गलत हैं। आपका कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संसाधनों को साझा करने के लिए। नेक्स्ट आपका आरटीई अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्लासरूम कैसे हो गए हैं? आय के अनुसार अधिक समझाती, बिल्कुल ए ऑप्शन हमने अभी बताया कि जो कक्षा कक्ष चल रहे हैं किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? आय के अनुसार अधिक समझाती, न कि विसमझाती, प्रभावित नहीं, केवल लड़कों। तीनों गलत है, आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ही सही होगा। इसमें एक ही उम्र के बच्चे होने चाहिए तो वो सबसे अच्छा होता है प्रवेश मिलने में। नेक्स्ट एनसीएफ 2023 के अनुसार एनसीएफ 2023 के अनुसार भाषा चुनाव में क्या लचीलापन दिया गया है? ये कहता है छात्र 3 भाषाएं चुन सकते हैं जिनमें से कम 2 भारतीय हो। बिल्कुल ए ऑप्शन ही सही है। तो कौन सा छात्र जो है 3 भाषाएं चुनेंगे? ये एनसीएफ 2023 के अनुसार कह रहा है कि 3 भाषाओं में 2 भारतीयों का होना जरूरी है। 2 भारतीय भाषाओं पर जोर दिया गया है और एक आप विदेशी भाषा चुन सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट है आपका डिजिटल इक्विटी किस नीति का प्रमुख हिस्सा है? तो ये एनईपी 2020 का प्रमुख हिस्सा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका जो लक्ष्य था गरीब और अमीर बच्चों को एक साथ मतलब दोनों बच्चों के पास इंटरनेट पहुंच सके। गरीब और अमीर दोनों व्यक्तियों के पास इंटरनेट पहुंच सके, ये था इसका इंटरनेट को पहुंचाना। तो आपका कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका है एनईपी आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए घर से दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर से कम होनी चाहिए और 6 से 8 के लिए 3 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। तो कौन सा? उच्च के लिए ये निर्धारित किया गया है, प्राइमरी के लिए ये आपका निर्धारित किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 के अनुसार किन विषयों को प्राथमिक स्तर पर एकीकृत किया गया है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को पर्यावरण शिक्षा में। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन ही सही है। जो सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान है, पर्यावरण के अंदर इन दोनों विषयों को पढ़ाने की बात कही गई है। नेक्स्ट एनईपी 2020 में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, ए का मतलब होता है एकेडमिक, बी का मतलब बैंक और सी का मतलब क्रेडिट ऑफ क्रेडिट। तो कौन सा? ए ऑप्शन ही सही है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और इसका मतलब क्या है? यह एक प्रकार का डिजिटल लॉकर है। यहाँ पर जो बच्चे का कॉलेज के मार्क्स हैं वो क्रेडिट के रूप में जमा होते हैं। किसके रूप में? क्रेडिट के रूप में। तो ये आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। यहाँ बच्चे के कॉलेज के जो मार्क्स हैं क्रेडिट के रूप में जमा होते हैं। नेक्स्ट आरटी 2009 किस धारा में छात्र और शिक्षक के अनुपात का उल्लेख किया गया है? तो ये है आपका धारा 25। इसमें छात्र और शिक्षक के अनुपात का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। यहाँ एनसीएफ का लास्ट आज का है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? सक्रिय और सामाजिक। ए ऑप्शन आपका एक्टिव एंड सोशल होनी चाहिए। सही है बिल्कुल। तो यहाँ बच्चा क्या करता है? जब सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया तो स्वयं खुद करके सीखना शुरू कर देगा, रुचि लेना शुरू कर देगा, दूसरों से बात करना शुरू कर देगा, तो ये सामाजिक क्रिया हो जाएगी। इन सब पे एनसीएफ पे जोर दिया गया। तो साथियों, आज हम लोगों ने कवर किया एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, आरटी एक्ट 2009 और एनईपी जो है आपका 2023। मित्रों, ये जो हम लोगों ने किया एनसीएफ 2023, ठीक। तो आज समझिए इन सब विषय पर जितने प्रश्न बन सकते थे सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में समाहित किया हुआ है और अब जो भी इनसे प्रश्न होगा वो इस वीडियो से ही आएगा। तो वीडियो को इन तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।